तो देखो बेटा यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेनली इथानॉल होगा और इथेनॉइक एसिड। इथानॉल जिसे आप लोग प्यार से अल्कोहल कहते हैं और इथेनॉइक एसिड जिसे आप प्यार से एसिटिक एसिड कहते हैं, या जिसका वेरी वेरी पॉपुलर नेम जो है वो विनेगर भी है। विनेगर उसी से बनता है, इथेनॉइक एसिड से ही विनेगर बनता है। तो आगे धीरे धीरे चलेंगे तो बताएंगे आपको। तो कार्बन के कंपाउंड्स तुम्हारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल हैं और हमें पता है कि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, लेकिन उन सब में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास इथानॉल इथेनॉइक एसिड ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपन इथानॉल के साथ। प्रॉपर्टीज ऑफ इथानॉल, इथानॉल की प्रॉपर्टीज और उसके बारे में पूरा सब कुछ। ठीक है, तो इथानॉल की प्रॉपर्टीज और उससे पहले इथानॉल का इंट्रोडक्शन ही देख लेते हैं अपन, है ना। प्रॉपर्टीज से पहले इथानॉल के बारे में जान लेते हैं। इथानॉल, तो जो तुम्हारा इथानॉल होता है बेटा, वो देखो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। केमिकल फॉर्मूला अगर मैं इसका बताऊं आपको, ठीक है, क्योंकि वैसे तो आप पढ़ के आ चुके हो, फिर स्टिल देखो। CH3 CH2OH, ये है हमारा इसका केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, इसका इथानॉल। ठीक है, दिस इज आवर केमिकल फॉर्मूला। क्यों बोलते हैं इथानॉल? क्योंकि इसमें 2 कार्बन है तो इथ, और लास्ट में OH है तो ऑल, इथानॉल। ठीक है, फिर इसे कॉमनली जो है इथाइल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, कॉमनली नोन एज इथाइल अल्कोहल। तो कॉमनली नोन एज इथाइल अल्कोहल। अब बात आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। इथानॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात। ठीक है, तो इट इज कलरलेस। एक्चुअल में इथानॉल कलरलेस होता है। ठीक है, वो जो ब्लू कलर है वो बाद में मैं आपको बताऊंगा, मिलाया जाता है। ठीक है, ब्लू कलर या जो भी कलर है ना। इनफ्लेमेबल लिक्विड है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। इनफ्लेमेबल लिक्विड, और it is miscible in water in all proportions. It is miscible in water in all proportions. पानी में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है। पानी कम हो, अल्कोहल ज्यादा हो, इथानॉल ज्यादा हो तो भी चलेगा। इथानॉल कम हो, पानी ज्यादा हो तो भी चलेगा। हर प्रोपोर्शन में वो डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब आप इसको गलत सेंस में ले जाने की कोशिश ना करना। ठीक है, बाकी मुझे पता है कि बख्शोगे तो हो नहीं तुम, दिमाग आपका कहाँ भागेगा। आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो चलो ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, तो लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आएगा। इट हैज नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है इनका। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं। दैट्स ऑल अबाउट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत अगर कुछ और है तो, बाकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कुछ खास इसमें लेना देना नहीं है। ठीक है, हाँ, in addition because it is a good solvent, it is also used in medicine such as tincture, iodine वगैरह,
ठीक है, तो ये इसके यूजेस हैं, वो मैं आपको बाद में लिखाऊंगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेटा एज ऑफ नाउ इतना ही है। अब देखो रिएक्शन समझ लो, इसके रिएक्शंस यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज की इथेनॉल की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। तो देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसका रिएक्शन विद सोडियम। इथेनॉल का सोडियम के साथ रिएक्शन। तो आपको करना क्या है, देखो बेटा कि इथेनॉल लेना है और इसमें सोडियम डाल देना है। तो जैसे ही तुम इथेनॉल में सोडियम डालोगे तो तुम्हें यहाँ पे सोडियम इथॉक्साइड देखने को मिलेगा। वो कुछ इस तरीके का होता है, 2CH3CH2O- ऊपर चार्ज है ये प्लस H2, और इस प्राणी को यानी कि इस प्रोडक्ट को पढ़ा जाता है सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, ये हमारा सोडियम इथॉक्साइड है ना। तो हमने क्या देखा कि जब भी हम अल्कोहल को मेटल के साथ रिएक्ट कराएं, ठीक है, स्पेशली हर मेटल के साथ, सोडियम के साथ, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि ना अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम। अल्कोहल क्या करते हैं, सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं, लीडिंग टू द evolution ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ आपको सोडियम इथॉक्साइड भी मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, सोडियम इथॉक्साइड मिलता है। अब दूसरा जो इसका रिएक्शन होता है ना, ठीक है, तो दूसरा जो रिएक्शन होता है वो होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ठीक है, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4। तो देखना बेटा बहुत गौर से, सारे रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब भी आप अपने इथेनॉल को C2H5OH, तो आप जब इसमें कंसंट्रेटेड टू हॉट कंसंट्रेटेड, मैं मिटा देता हूँ उसको थोड़ा सा ना, फिर पढ़ने में नहीं आएगा आपको शब्द। और जस्ट अ मिनट। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इथेनॉल C2H5OH में हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला। तो जैसे ही मैंने इसमें हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो क्या हुआ, इसका सारा पानी उड़ गया और आपको CH2CH2, क्या है ये, इथीन, और आपको क्या मिल गया, इथीन। क्या मिल गया, इथीन। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस रिएक्शन में हमने अल्कोहल को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इसे
देखो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ जाता है, गिव रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो ये इस नाम से आ जाता है रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्कोहल को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 उसमें डाल दो, ठीक है, वो रिस्पेक्टिव एल्कीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर जो है भाप बन के उड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इथीन प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, क्या प्रोड्यूस होता है, इथीन, जो कि हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। और गर्म कितने पे करना है तो ये भी याद रखना है, एट 443 केल्विन, इतने टेम्परेचर पे 443 केल्विन पे आपको H2SO4 को गर्म करके किसमें डालना है, अल्कोहल में डालना है, तब कहीं जाके वो इथीन देगा और साथ में वाटर को वेपराइज करके उड़ा देगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझो, ये जो तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड है ना, इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसको डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है। अब ये शब्द सुनते ही दिमाग में डाउट क्लियर करना फर्ज है, बताएंगे आपको। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्या है वो बताते हैं आपको अगली लाइन में। तो हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, ये वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी दूसरे सब्सटेंस से हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए और पानी को रिमूव करने के लिए, पानी को टोटली रिमूव करने के लिए यूज होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, टोटली या कम से कम तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट में रिमूव करने के लिए। तो सब्सटेंस which removes water from ethanol, यानी अल्कोहल से, is called dehydrating agent। और एग्जाम्पल आपको ऊपर दिया ही हुआ है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इथानॉल के यूजेस, ठीक है। अब हम आज बात करते हैं इथानॉल के यूजेस के बारे में। तो यूजेस ऑफ इथानॉल, तो it is an active ingredient in all alcoholic drinks। तो जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स आते हैं जिनके आप नाम सुनते होंगे, ठीक है, तो उन सब में ये थोड़ी सी अमाउंट में डाला जाता है, 6%, 12%, 22%, ठीक है, डिपेंड करता है, ठीक है। और इसके अलावा इथेनॉल एक बहुत बढ़िया सॉल्वेंट होता है, ठीक है। इथेनॉल इज अ गुड सॉल्वेंट, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, मतलब अपने अंदर चीज़ों को आसानी से डिसॉल्व कर लेता है। तो इस वजह से इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन, दवाइयाँ बनाने में भी इसका इस्तेमाल लिया जाता है, सच एज, ठीक है,
सच एज टिंचर आयोडीन, क्लास 9th में सुना होगा आपने, इसी से बनता है। और कफ सिरप आपकी खांसी की दवाइयाँ, उसमें भी डाला जाता है, इस वजह से आपको नींद आती है। एंड मैनी टॉनिक्स, और बहुत सारी दवाइयाँ, कफ सिरप्स नहीं, जो सिरप्स आते हैं जिनके, ठीक है, उन सब में ही डाला जाता है। जैसे नींद आती है और बॉडी का टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करने के काम आ जाती है चीज़। ये मैंने टॉक्सिक्स नहीं लिखा यार, ठीक है, पहले तो टॉक्सिक्स पढ़ के आ जाओ, टीचर फालतू में नंबर काट देना। दिस इज टॉनिक्स था, मैंने टॉनिक्स मतलब ही बदल दो, तुम पता चल रहा उसका। तो इसके अलावा और इसका यूज कहाँ किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। इसका और यूज किया जाता है बेटा आपका टिंचर आयोडीन में एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज हुआ था, ठीक है। और एंटी रेफ्रिजरेंट्स, ऑटोमोबाइल में जो इंजन ऑयल वगैरह ये सब चीजें होती है ना, जल्दी से जम ना जाए बहुत लो टेम्परेचर वाली एरिया में, ठीक है, लो टेम्परेचर वाली एरिया में जो वो होती है आपकी इंजन ऑयल वगैरह, वो जम ना जाए, तो उसको जमने से रोकने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एंटी रेफ्रिजरेंट इन ऑटोमोबाइल्स, आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो दैट्स ऑल अबाउट इथेनॉल। लेकिन उससे पहले कुछ आपकी बुक में बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट दिए हुए हैं दैट आई नीड टू डिस्कस विद यू, ठीक है। अब समझिए, इथेनॉल इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। मैंने जैसा आपको बताया कि इथेनॉल जो है पानी में हर प्रोपोर्शन में डिसॉल्व हो जाता है। कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेज ड्रंकनेस। अगर आप थोड़ा सा भी अमाउंट में इथेनॉल पी लेते हो तो आप ड्रंकनेस वाली अवस्था में पहुंच जाते हो, जिसे हिंदी में बेवड़ापन कहा जाता है, ठीक है। क्या कर सकते हैं इसके लिए, मुझे कोई अच्छा वर्ड नहीं आया और आप लोग खूब इस्तेमाल करते हैं, तो है ना, यूज मैं भी कर ही सकता हूँ, इंसान चलो, है ना। पी के फिर वो लेफ्ट राइट जैसे कहते हैं बेवड़ा है वो वैसे गिरने लगता है, ड्रंकनेस फील करने लगता है वो। इवन दो दिस प्रैक्टिस इज कंडेम्ड, भैया इस प्रैक्टिस के लिए भाई मना किया जाता है कि मत करो, तो इट इज अ सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस। लेकिन भैया सोशली वाइड स्प्रेड बहुत फेमस है, यूपी बिहार हरियाणा राजस्थान की शादियों में बिना इसके तो शादियां नहीं होती हैं, ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे। तो बहुत सोशली क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेड वाली चीज है ये, सब एक्सेप्ट करते हैं उसको, है ना। और जो नहीं पीता तो सामने वाला उसको ऐसी नजरों देखता है, ब्लडी ब्लेजर, ऐसे सोचता भी है उसके बारे में। लेकिन जिसके बारे में तुम ऐसा सोच रहे हो भाई, वो एकदम कूल माइंड पर्सन कह रहा, कह ले तुझे जो कहना है, ठीक है। तो बहुत वाइड स्प्रेड है, मतलब लोग पीते हैं, शो ऑफ करते हैं, व्हाटएवर दे डू, इट्स नन ऑफ आवर टॉपिक। हाउएवर इनटेक ऑफ इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल कैन बी लीगल। अब क्या होता है, कुछ हैं जिनको वो बोतल नहीं चढ़ रही है, तो वो कहते हैं इसका खान जो है ना, इसका खान मतलब इसका जो ओर है जहां से ये बन के आ रही है, उसी को ही पी के देख लेते हैं, मतलब प्योर अल्कोहल पी लेते हैं, देखते हैं इसमें 6% लिखा है, 22% लिखा है ना, तो कहते हैं फील नहीं आ रहा, तो वो कोशिश करते हैं कि जाके प्योर इथेनॉल को पी ले। तो अगर उन्होंने प्योर इथेनॉल पी ली तो उनका इस दुनिया से जाना तय है, ठीक है, उनका इस दुनिया से जाना तय है। तो ऑल्सो लॉन्ग टर्म कंजप्शन, अगर प्योर इथेनॉल आपने कंज्यूम कर ली तो इट्स द डेथ इज इनएविटेबल। अब तो वो आएगी, अब कोई नहीं रोक सकता उसको, लेके जाएगी उसको, चलो। और साथ ही साथ
वो आप पानी में मिला के स्मॉल प्रोपोर्शंस में जो लोग करते हैं, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, सोशली एक्सेप्टेड वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस, है ना, वो लॉन्ग टर्म में बहुत ही हार्मफुल है, ठीक है, बहुत ही हार्मफुल है, और आपकी किडनी, आपके लीवर, पता नहीं कौन कौन से ऑर्गन को डैमेज करती है, फेल करवा देती है, ठीक है। पर वही है, इसके बिना तो शादियां अधूरी है हमारी, मानते नहीं है ना, हमारा स्टेटस नहीं दिखता है, स्टेटस के चक्कर में हम अपनी हेल्थ को बर्बाद कर लेते हैं। चलिए, अब तो अब सवाल ये आता है कि हाउ डू अल्कोहल्स अफेक्ट लिविंग बीइंग्स। देखो, पहले ये जो अल्कोहल दी गई थी ना, आपने देखा होगा डिफेंस में भी लोगों को दी जाती है, उनका कोटा भी सेट किया जाता है, बिकॉज इट्स सर्व्ड एज अ मेडिसिन, तो दवाई के तौर पे काम करती है, लेकिन एक फिक्स क्वांटिटी में और फिक्स टाइम पे। अब डॉक्टर ने बोला कि एक ढक्कन शाम को, अभी वो एक ढक्कन शाम को ले रहा है, एक ढक्कन सुबह ले रहा है, एक ढक्कन दोपहर में ले रहा है, एक ढक्कन रात में ले रहा है, 4 ढक्कन ओवरडोज हो गई। इसे कहते हैं अल्कोहल अब्यूज। अल्कोहल अब्यूज मतलब दारू पीना और बेवड़ापन दिखाना, ठीक है। फिर अभी एक ढक्कन बोली थी शाम को, अब वो एक ढक्कन ना लेकर शाम को एक बोतल शाम को पी रहा है, ठीक है, वो है हमारा अल्कोहल अब्यूज। तो कोई भी दवाई का यही होता है, कोई भी दवाई नशा कर जाएगी आपको, जितनी लिमिट प्रिस्क्राइब है और जितनी टाइमिंग दी है, उससे ज्यादा अमाउंट या उससे ज्यादा टाइमिंग में अगर आप उसको कंज्यूम करोगे, इट इज हार्मफुल फॉर अस, ठीक है। तो अल्कोहल वाज इन्वेंटेड एज मैन्युफैक्चर्ड एज, वो जो दी गई थी बोतलों में भर भर के, वो दवाई के तौर पे दी गई थी, तो लोगों को उससे मजा आने लग गया। अभी क्या मजा है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो व्हेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इथेनॉल आर कंज्यूम, जब बोतल भर भर के गिराते हैं ना लोग, जमीन पे नहीं, शरीर के अंदर, इट टेंड्स टू स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो वो क्या करता है हमारे शरीर में, जब वो बोतल जा रही है, ठीक है, तो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को स्लो कर देती है, एंड टू डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देती है, आपके दर्द की फीलिंग, इन सबको डिप्रेस कर देती है, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इससे कोऑर्डिनेशन में भी लैक होने लगता है, मतलब आपको जाना लेफ्ट में, आप जाते राइट में, हाथ आपके लेफ्ट में जा रहे हैं, पैर आपके राइट में जा रहे हैं, ऐसा ही तो होता है। दारू पीने के बाद देखे होंगे जो आप सीम पी के बैठे हुए हैं, बेड सोना उनको बेड पे है, वो बाथरूम में टॉयलेट सीट पे सो रहे हैं, जाके गिर रहे हैं, आपने देखे होंगे अपनी गलियों में पड़े हुए होते हैं, ठीक है। हम लोग जैसे कि दिल्ली में है, तो दिल्ली में पालम की गलियां बड़ी मशहूर, तो रेलवे लाइन वाला जो रोड है उधर उधर आप कभी जाके देखेंगे, तीन चार वो जो रेलवे लाइन के बराबर बराबर रोड जा रहा है ना फाटक की तरफ तक, तीन चार उस नाली में पड़े ही होते हैं, गोते खा रहे होते हैं, गोते जानते हैं, डाइव कर रहे होते हैं, तो पड़े हुए हैं, उनके ऊपर से साइकिल जा रही है, कोई जा रहा है, किसी ने बाइक का पहिया ही चढ़ा दिया पैर, तो कोई होश नहीं उनको, असीम, है ना। क्या हुआ, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, पैर लेफ्ट में जाना था, हाथ राइट में जा रहा था, ठीक, और कुछ सेंस ऑफ पेन हो ही नहीं रहा, खत्म हो गया उनका, है ना। मेंटल कंफ्यूजन होने लगती है उनको, है ना, तभी वो उंगलियां दिखा के पूछते हैं 3 है कि 4 है, 4 है कि 3 है, दिमागी संतुलन खराब हो जाता है उन लोगों का, पागल हो जाते हैं। ड्राउजीनेस, नींद आने लगती है, ठीक है, कुछ को नींद आने लगती है, कुछ की नींद उड़ जाती है और वो दूसरों की उड़ा देते हैं, ठीक है। लोअरिंग ऑफ द नॉर्मल इनहिबिशंस, जो नॉर्मल चीजें थी, जो उन्हें रोकने की कोशिश करती थी, गलत चीजें को रोकने की कोशिश करती थी, अब वो खत्म। एंड फाइनली स्टपर, और फिर सब धड़ाम, द इंडिविजुअल में फील रिलैक्स्ड। अब देखो, जिनको चाहिए था ना, बार बार मुझसे पूछ रहे थे क्या होता है पीने के बाद, सुन लो। तो जो इंडिविजुअल है वो रिलैक्स फील करने लगता है, विदाउट रियलाइजिंग दैट हिज सेंस ऑफ जजमेंट, sense of timing and muscular coordination have been seriously impaired। तो जो इंडिविजुअल है वो अपने आप को बड़ा रिलैक्स फील करता है, ठीक है।
उसका सेंस ऑफ जजमेंट पूरा खराब है ना, सेंस ऑफ टाइमिंग खराब, रात को 9 बजे बैठा था, सुबह के 4 बजा दी, उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है दुनिया में, ठीक है। मस्कुलर कोऑर्डिनेशन खराब, हाथ जा रहा है लेफ्ट में, पैर जा रहा है राइट में, है, और वो खुद जा रहा है गड्ढे में, देखा होगा आपने। सेंस ऑफ जजमेंट खराब, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा और भाई तेरे को आज यमराज के दर्शन कराएगा, फिक्स है बिल्कुल, ठीक है। तो क्या हुआ, आपको समझ में आ गया, उनका जो ये नर्वस का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन था खत्म, है ना। दिमाग को होश खबर ही नहीं है क्या करना है, दिमाग बेचारा शांत करा दिया, दर्द ही नहीं हो रहा, कहता रहा हूँ। उनके ऊपर मोटरसाइकिल चली जाती, पता ही नहीं, सुबह 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद जब होश आएगा तब चिल्लाएंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अब आगे समझो, अनलाइक इथेनॉल, intake of methanol in very small quantities can cause death। इथेनॉल तो पी रहे हैं लोग, दबा के पी रहे हैं, लेकिन मीथानॉल मिथ का अल्कोहलिक ग्रुप, तो मैंने कहा कि मीथानॉल हम नहीं पी सकते, थोड़ी सी भी क्वांटिटी में मीथानॉल को कंज्यूम करना जानलेवा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मीथानॉल तुम्हारे जैसे ही लीवर में पहुंचती है वो मीथानॉल में कन्वर्ट हो जाती है। मीथानॉल जो है ऑक्सीडाइज होकर मीथानॉल में कन्वर्ट हो जाती है, और मीथानॉल क्या करता है, आपके सेल के कंपोनेंट के साथ बहुत जल्दी से रिएक्ट कर जाता है, और आपके प्रोटोप्लाज्म को, जो कि लिविंग पार्ट ऑफ सेल होता है, उसको कोआगुलेट कर देता है, जमा देता है, वो जम जाता है, ठीक है। किसी ने मीथानॉल पी तो वो लीवर में जाएगी, मीथानॉल में कन्वर्ट हो जाएगी, वो मीथानॉल क्या करेगा, आपके सेल के प्रोटोप्लाज्म को कोआगुलेट कर देगा, जमा देगा, जैसे अंडा उबलने के बाद हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि वो कोआगुलेट हो चुका है, जैसे कि एग उबलने के बाद होता है, अब भैया क्या होगा, आपके सेल में सेलुलर मूवमेंट हो ही नहीं रहा, कोई मूवमेंट होगा ही नहीं, मॉलिक्यूल वगैरह का खत्म। मीथानॉल आल्सो अफेक्ट्स द ऑप्टिक नर्व, जो मरता नहीं है वो कभी कभी अंधा हो जाता है, क्योंकि वो ऑप्टिक नर्व पे जाके इफेक्ट कर देती है। तो आए दिन आप टीवी में सुनते होंगे न्यूज की, कच्ची शराब पीकर बिहार में इतने मर गए, यूपी में इतने मर गए, है ना, पंजाब में इतने मर गए, हरियाणा का मैंने कभी सुना नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, तो मैं हरियाणा का नाम क्यों लूं, ठीक है। बाकी पॉपुलर यहाँ पे भी है, बट कच्ची शराब वाला कहीं हमने टीवी में ऐड नहीं देखा। यूपी, बिहार एंड पंजाब इज लाइक पॉपुलर इन कच्ची शराब, पी के लोग मरते हैं वहाँ पे, उसमें भी हमारा यूपी बिहार नंबर 1 पे है, ठीक है। बिहार में बैन है, बट बैन कुछ नहीं, सब चलता है। तो इथेनॉल इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, इथेनॉल जो है इंडस्ट्री में यूज होने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है। इथेनॉल, दोबारा सुनो, इथेनॉल इंडस्ट्रीज में यूज होने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है। टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज, तो इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो इथेनॉल बनाया जा रहा है उसका कोई मिसयूज ना करें, ढक्कन ढक्कन करके खत्म ना कर दे, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि उसमें पॉइजनस सब्सटेंस डाल दिए जाते हैं उस इथेनॉल के अंदर, ताकि वो पीने योग्य ना रहे, और साथ में कलर मिला दिया जाता है, ताकि लोगों को पता भी चल जाए कि ये बाबू शराब तो है पर इसके अंदर जहर डाला हुआ है, क्योंकि नीला रंग है। अब देखने वाला पहले ही कहेगा अब इसको नहीं पिएंगे, इसमें तो जहर मिला रखा है, ठीक है। तो डाइज आर एडेड टू कलर द अल्कोहल ब्लू सो दैट इट कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली, ताकि आसानी से पहचानी जा सके कि भैया इसके अंदर जहर मिला रखा है। तो इस तरीके की अल्कोहल को बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। क्या बोलते हैं? डीनेचर्ड अल्कोहल। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा फिर ये सॉल्वेंट के तौर पे कैसे यूज होती है। तो जिस इंडस्ट्री में इसको जाना है, जहां इसका यूज होना है, वो दोबारा से उसके अंदर से पॉइजन को रिमूव कर देती है। अलग अलग मेथड होते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह से अलग कर देती है, उसको वापस प्योर बना लेती है, यूज लायक, ठीक है। तो रास्ते में अब कोई भी बंदा उसको पी नहीं सकता। अब बात करते हैं हम अल्कोहल एज अ फ्यूल। तो अल्कोहल जो है फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। हमारी गवर्नमेंट जो है अभी लगी पड़ी है, ठीक है, आप लोग देखते नहीं हो, बट अगर आप में से किसी को पता हो चीज,
तो जितने भी शुगर इंडस्ट्रीज हैं उनके शेयर मार्केट में शेयर प्राइसेस बहुत तेजी से भाग रहे हैं। रीजन बीइंग क्या है कि हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं उन्होंने कहा है कि क्या बोलते हैं, हम आने वाले कुछ सालों में जो है गाड़ियों के डीजल पेट्रोल में जो है इथेनॉल का अच्छा खासा प्रपोर्शन मिक्स करेंगे, ताकि हमें बाहर से कम डीजल पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़े, पेट्रोलियम इंपोर्ट करना पड़े और कॉस्ट थोड़ी सी सस्ती पड़ जाए लोगों को, ठीक है। प्लस एक क्लीन फ्यूल के तौर पे काम करता है, तो अच्छे से कंप्लीटली बर्न हो जाता है, तो पॉल्यूशन भी कम देता है, एनर्जी भी अच्छी खासी देता है। तो शुगर केन प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। जो गन्ने का पौधा होता है वो सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का सबसे बढ़िया कन्वर्टर, बहुत जल्दी कन्वर्ट करता है। तो जो शुगर केन जूस होते हैं, गन्ने का जो जूस होता है उससे मोलेसिस बनाए जाते हैं, जिसको फर्मेंट करके सड़ा के फिर दारू बनाई जाती है, ठीक है। कुछ कंट्रीज में जो अल्कोहल है उसको पेट्रोल में एडिटिव के तौर पे यूज करते हैं, मतलब पेट्रोल में ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये क्लीन फ्यूल है, क्लीनर फ्यूल है, एक बहुत साफ फ्यूल है एज कंपैरिजन टू अदर डीजल पेट्रोल, ठीक है। तो ये जलने के बाद में सिर्फ CO2 देगा और वाटर देगा, सफिशिएंट ऑक्सीजन में जलकर। बाकी दूसरे फ्यूल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, पता नहीं कौन कौन सी जहरीली गैसेस देते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो जाती हैं, ठीक है। तो ये है आपका इथेनॉल की कहानी, ठीक है। अब इथेनॉल हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ, नेक्स्ट कार्बन कंपाउंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज के लिए, उसका नाम है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड तो हम थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। देखो, तो इथेनोइक एसिड को कॉमनली जो है एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, कॉमनली commonly known as acetic acid। और इसका 5 से 8%, नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ, पता चले यहीं कहीं कंसीडर करके बैठ जाओ। देखो 5 to 8% of ethanoic acid in water। ऐसा समझ लो कि तुम ना 92 ml पानी लेके बैठे हुए हो और उसमें 8 ml जो है इथेनोइक एसिड डाल दो। 92 ml पानी में 8 ml क्या डालना है, इथेनोइक एसिड। जो मिक्सचर मिलेगा उसे हम कहते हैं विनेगर, मिक्सचर मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं, विनेगर, ठीक है। तो 5 to 8% of ethanoic acid in water is called vinegar, यही तुम्हारे घर में आता है। तो जो तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट होता है ना प्योर इथेनोइक एसिड का, वो 290 केल्विन है। अभी 290 केल्विन को अगर हम देखें तो 17 डिग्री सेल्सियस है ना। तो ठंडी जगह पे ये जो तुम्हारा एसिटिक एसिड है बहुत जल्दी जम जाता है, क्योंकि भैया उसका मेल्टिंग पॉइंट ही 17 डिग्री सेल्सियस से क्या ही होता है, 17 डिग्री सेल्सियस कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ठंडी जगह पे बहुत जल्दी जम जाता है और इसीलिए उसको नाम दिया गया है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो जब भी कभी आपने विनेगर की बोतल खोली हो तो देखी होगी, कलरलेस होता है, पंजेंट स्मेल, एकदम नाक जलाने वाली स्मेल होती है, खतरनाक वाली, बहुत ही भयंकर टाइप की। पानी में हर प्रोपोर्शंस में ऐड हो सकता है, ये कितना भी पानी मिला दो, ठीक है। टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, और क्योंकि एसिड है तो ब्लू लिटमस को तो रेड करना इसकी खूबी है, ठीक है। इसके बाद हम चलने वाले हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे।
अब बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं इथेनॉइक एसिड की। तो सबसे पहले इसके रिएक्शंस, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब ही है रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें केमिकल रिएक्शन आता है उसे हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। मैं कलर ही बदल देता हूँ। एस्टरिफिकेशन, तो अब यहाँ पे एस्टरिफिकेशन के बारे में जानते हैं। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, तो देखो भैया इधर समझो गौर से कि जब हम इथेनॉइक एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं और साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज करते हैं, ठीक है, तो इस मिक्सचर के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। उसमें बहुत मीठी सी खुशबू आती है, ठीक है, जिसे अपन लोग ईस्टर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? ईस्टर के नाम से जानते हैं। और वाटर रिलीज होता है, ठीक है, और बहुत सारा वाटर जो है रिलीज होता है। इसी रिएक्शन का यूज करते हैं कैंडीज बनाने के लिए, फ्लेवरिंग एजेंट्स बनाने के लिए, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बनाने के लिए, ठीक है, फ्रेग्रेंसेस वगैरह बनाने के लिए, आपके जो पेन वगैरह में खुशबू आती थी वो सब चीजें बनाने के लिए इसी रिएक्शन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो बेटा रिएक्शन हमारा कुछ ये है, ठीक है। रिएक्शन फॉर्म में देख लो, CH3COOH एसिटिक एसिड, ठीक है, हमारा एसिटिक एसिड है। इसमें तुम अल्कोहल मिला दोगे, दैट टू इथानॉल, C2H5OH मिला दोगे, और साथ में आपको यहाँ पे भी कोई भी एसिड मिल ली तो कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। कंसंट्रेटेड H2SO4 जब आप यूज करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का सब्सटेंस मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, फिर O CH2 CH3 प्लस H2, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं ईस्टर, ठीक है बेटा। ये जो पूरा बना ना हमारा, ये ईस्टर, ठीक है। लेकिन अब इस ईस्टर का नाम लिखने को आ जाए तो देखो सबसे पहले CH3 है। CH3 होता है इथाइल के लिए, तो इथाइल, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे आगे लगेगा इथनॉइट, ठीक है, इथनॉइट, तो इसे बोलते हैं इथाइल इथनॉइट, है ना, इथाइल इथनॉइट बोलते हैं। अब इसमें से CH3 और C जो है ना तुम्हारा, वो इथाइल ले गया, है ना। देखो सॉरी, CH3 को तो मिथाइल बोलते हैं, लेकिन CH3 के साथ एक C और है ना, तो अब 2 C हो गई, तो इथाइल, 2 कार्बन की वजह से इथाइल, और फिर क्या बोलते हैं, फिर आगे ईस्टर ग्रुप है तो इथनॉइट, ईस्टर के लिए इथनॉइट, तो ये इथाइल इथनॉइट हो गया आपका। अब देखो यही हमारा स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, यही हमारा स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ईस्टर जो है स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं। इनका यूज परफ्यूम, फ्लेवरिंग एजेंट्स वगैरह, टॉफी वगैरह, कैंडी वगैरह में
ठीक है, कैंडी वगैरह बनाते टाइम फ्लेवर देने के लिए किया जाता है, या फिर पैन वगैरह में जो खुशबू आती है उन सब चीज़ों का ही एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का यूज होता है। अब किसी को ईस्टर से वापस अल्कोहल चाहिए, ठीक है, तो अब क्या करोगे, डी एस्टरिफिकेशन कह रहा है, मतलब कि दोबारा से क्या करो, आप चीजें वापस कर दो, ठीक है। तो अगर हमें अपना ईस्टर से अल्कोहल वापस चाहिए तो कुछ नहीं करना, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला देना उस ईस्टर के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या होगा, अल्कोहल मिलेगा, साथ ही साथ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। इस रिएक्शन को सपोनिफिकेशन और कई लोग डीएस्टरिफिकेशन भी कहते हैं। सपोनिफिकेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रिएक्शन का इस्तेमाल करके सोप्स बनाए जाते हैं, साबुन वगैरह बनाए जाते हैं। सोप्स क्या होते हैं, तो सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की लंबी लंबी चेनों के, अभी आपको दिखाएंगे आगे चल के, ठीक है। तो बेसिकली इस रिएक्शन में करना क्या होता है कि देखो भैया, हमारे पास जो है ना कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, जस्ट अ मिनट, CH3 COO2H5, ये हमारा ईस्टर है। यकीन नहीं आ रहा तो देखो दिखाता हूँ, CH3, उसके बाद C, फिर डबल बॉन्ड O, फिर C2, 2 बार कार्बन आ रहा है लास्ट में और 5 बार हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ईस्टर ही है एक्चुअल में, दिस इज ईस्टर। लिखने का तरीका बदल दिया ताकि आपको सिखाया जा सके कि कई कई तरीके से लिख के आ सकता है, सिर नहीं खुजलाना है, ठीक है। अब यहाँ देखो जरा, अब हमने एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर दिया, रिएक्ट नहीं ट्रीट कराया, तो ये आपको दे देगा C2H5OH, आपका अल्कोहल वापस, और आपको देगा CH3C डबल बॉन्ड ONA, ठीक है। इसको पढ़ते हैं सोडियम इथेनॉइट, सोडियम इथेनॉइट। सोडियम इथेनॉइट। अब हम पढ़ रहे हैं एसिटिक एसिड के बारे में, यानी मेथनोइक एसिड के बारे में। अब आपसे कहता है इस मेथनोइक एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्ट कराओ तो क्या होगा, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर और सॉल्ट देगा, यही देगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अब एसिड कोई भी हो, रिएक्शन सेम ही। तो अगला टाइप का जो उसने रिएक्शन बोला है वो हमें बोला है रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद अ बेस। तो वही सेम चीज कि जब भी एसिड बेस के साथ जाएगा तो आपको सॉल्ट एंड वाटर ही मिलेगा। तो देख लो, मेरे पास यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम का एक बेस था, और मैंने क्या किया कि इसको रिएक्ट करा दिया CH3COOH, हमारे एसिटिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड के साथ। तो मुझे यहाँ एक सॉल्ट मिलेगा जिसका नाम है CH3COONA, सोडियम इथेनॉइट नाम ऊपर लिखा हुआ है, और प्लस H2O। ये जो सोडियम इथेनॉइट है ना, ये जो सॉल्ट, ये एक सॉल्ट है, तो सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। अब एक लास्ट रिएक्शन कि ये जो आपका इथेनोइक एसिड है वो कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है, वो और देख लो, दैट विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर द डे। अब बेटा रिएक्शन देखो, तो सबसे पहले तो हमने अपना एसिड लिया, इथेनोइक एसिड, और सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा,
अब हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देखो अब आपको क्या मिलेगा बेटा, 2 CH3 C डबल बॉन्ड ONA, इसका नाम रट लो, सोडियम इथेनॉइट, बार बार इससे पाला पड़ने वाला आपका, प्लस H2O प्लस CO2। ये रिएक्शन कहीं आपको याद आ रहा होगा, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट वाला, सॉल्ट मिलता था, H2O मिलता था और CO2 गैस मिलती थी। ठीक है, सब रिलेट करता है, सब रिलेट करता है। पीछे का याद होगा ना तो आगे का अपने आप समझ में आएगा, जब पीछे का याद नहीं होगा तो सब खत्म। तो अब देखो CH3 COOH, इस एसिटिक एसिड को अगर मैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हीट कराऊं, सेम रिएक्शन, CH3 C डबल बॉन्ड ONA प्लस H2O प्लस CO2, सेम चीज मिलनी है, सेम चीज, नो चेंज एट ऑल। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।